नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है लेकिन उसका फैसला कल का ही है। बात छत्तीसगढ़ प्रदेश की है, जिला है दुर्ग। भिलाई की ये बात है, भिलाई नगर थाना है। और वहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि 21 जनवरी 2020 को सुबह करीब करीब 5:35 पर तालपुरी के परिजात कॉलोनी की रहने वाली मंजू शर्मा के मोबाइल से उसकी मां कला सूर्यवंशी को एक फ़ोन आया। कला ने फ़ोन ये सोचकर उठाया कि बेटी का फ़ोन है, लेकिन उस पर कोई आदमी बोल रहा था और उसने ये कहा कि तुम्हारी बेटी और दामाद घर में जल रहे हैं और बचा सको तो बचा लो। और उसके बाद फ़ोन कट गया। माँ अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को उसने सूचना दी। सूचना देकर वो वहाँ पहुँची मौके पर। तो उसने ये देखा कि घर बाहर से बंद है, लेकिन अंदर से धुआं निकल रहा है। दरवाज़ा तोड़कर परिवार के लोग, माँ और बाकी लोग अंदर गए तो देखकर दंग रह गए। कमरे में मंजू शर्मा की अधजली लाश बिस्तर पर पड़ी थी। उसके हाथ, पैर और मुंह में टेप लगा हुआ था। पास में उसके 1.5 माह की बच्ची का भी शव पड़ा हुआ था। मृत अवस्था में थी वो। वहीं बिस्तर के नीचे एक और युवक का शव पड़ा हुआ था, जिसका चेहरा भी टेप से ढका हुआ था और शरीर का हिस्सा जला हुआ था। पहली नज़र में ऐसा लगा कि यह और कोई नहीं, मंजू का पति रवि शर्मा है। लेकिन पुलिस ने जब अच्छे से जांच पड़ताल की तो मंजू की मां ने बताया कि ये रवि नहीं है, ये कोई और है। रवि, उसने कद काठी से जिस चीज़ से भी अंदाज़ा लगाया हो कि ये रवि नहीं है। और तभी पुलिस को इस बात पर शक हुआ कि ये कोई गंभीर बात इसमें, या इसमें कोई गंभीर घटना किसी तरह से किसी ने अंजाम दी है। खैर, घटनास्थल पर बेडरूम के दरवाजे पर चाक से लिखा था, चाक बत्ती जो होती सफ़ेद रंग की, वाइट स्टिक, लिखा था कि मंजू बेवफा थी, इसलिए मजबूरी में उसे उसके पति और बच्चे को मारना पड़ा। नीचे लिखा था संजय देवांगन आर्मी। ये चौक से बेडरूम के दरवाजे पर लिखा हुआ था। ये लिखावट भी संभवतः भटकाने के लिए थी, पुलिस को भटकाने के लिए, जांच को भटकाने के लिए। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। घटना से एक दिन पहले रवि एक अज्ञात युवक की स्कूटी से अपने घर आया था, उस युवक को लेकर। वहीं घटना के बाद तड़के वो अकेले स्कूटी से निकलते हुए दिखाई पड़ा। इससे साफ हो गया कि रवि जो मृतक है वो रवि नहीं है, और जो ये व्यक्ति अधजला या बेड के नीचे पड़ा हुआ है, ये शायद वो व्यक्ति है जिसको वो स्कूटी पर बिठाकर घर के भीतर ले आया था। यहीं ये तय हो गया कि रवि ही इसमें एक्यूज्ड है, रवि ही वो अपराधी है जिसने इन 3 लोगों को मारा है। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए हुए उसके मोबाइल को ट्रेस करना शुरू किया। सबसे पहले उसे ये पता लगा कि मंजू की मां को फ़ोन जो किया गया था वो रेलवे स्टेशन से किया गया था। ये बहुत बड़ी लीड थी। पुलिस को शक था कि आरोपी भागकर उड़ीसा के राउरकेला जाएगा, क्योंकि ये भी पुलिस को वहाँ बातचीत में पता लगा। और उसकी माँ ने, जो सबसे पहले मौके पर पहुँची थी, मृतका मंजू शर्मा की माँ ने बताया कि वो पहले से शादीशुदा है और राउरकेला में उसकी पहली पत्नी और एक बच्चा वहीं पर रह रहा है। खैर, पुलिस ने इस टिप ऑफ पर कि वो रेलवे स्टेशन से फ़ोन किया था, तो राउरकेला जाने वाली किसी न किसी गाड़ी से वो राउरकेला भागने की फिराक में होगा। बहरहाल, पुलिस ने उसको राउरकेला के पहले ही जेआरपी के सहयोग से उसे गाड़ी से उतार लिया और पुलिस उसे लेकर भिलाई आई।
थोड़ी देर तो वो इधर उधर की बात करता रहा, लेकिन बहुत जल्दी ही उसने पूरा सच उगल दिया। उसने बताया कि वो पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी और बच्चे राउरकेला में रहते हैं। भिलाई में उसने मंजू से दूसरी शादी कर ली थी। मंजू ने 1.5 महीने पहले एक बच्ची को जन्म दिया था और रवि ये बच्चा नहीं चाहता था। बच्ची जब एडवांस प्रेगनेंसी हुई तब भी उसने एक बार मंजू को और उस बच्चे को मारने की कोशिश की थी। भागकर वो अपनी माँ के यहाँ चली गई। वापस लौट कर आई तब तक बहुत एडवांस स्टेज की प्रेगनेंसी हो चुकी थी। तब उसने मंजू को मारने की योजना बनाई। इसी बीच में उसने उस बच्ची को जन्म दे दिया। रवि ने पहले से ही प्लान बना लिया था कि वो अपनी पत्नी और उस बच्ची को मार देगा और खुद को मरा साबित करने के लिए अपने जैसे कद काठी के किसी व्यक्ति को तलाश करेगा और फिर उसे भी मार देगा, ताकि देखने में ये लगे कि रवि, उसकी पत्नी मंजू और बच्ची तीनों ही मर गए। उसने बिल्कुल परफेक्ट प्लान बनाया था। फिर घूमते घूमते वो तलाश करता रहा कई दिनों से कि उसकी कदकाठी का ऐसा आदमी जो उसके बहकावे में आकर उसके घर तक चला जाए। रास्ते में उसे एक कमजोर, मानसिक रूप से कमजोर एक व्यक्ति अपनी ही कदकाठी का दिखाई पड़ा। उसे शराब का लालच देकर घर ले आया। वो जो सीसीटीवी में स्कूटी पर बैठा हुआ जो व्यक्ति था, वही वो व्यक्ति था जिसकी बॉडी उसके घर में बेडरूम के नीचे मिली थी। उसने उसे शराब पिलाई और शराब में नींद की गोलियां मिला दी। थोड़ी देर में वो बेहोश हो गया तो हथौड़े से वार करके उसकी हत्या कर दी। टेप से मुंह हाथ बांध दिए। उसके बाद उसने मंजू को भी नींद की दवा देकर सुला दिया था और उसका भी गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। आखिर में उसने अपनी ही मासूम बच्ची जो 1.5 माह की थी उसे नहीं छोड़ा और उसकी भी गला दबाकर हत्या कर दी। खैर, उसने मुंह में टेप लगाना और ये सब जो ड्रामा किया वो शायद इसलिए, पहला तो ये कि वो खुद को मरा हुआ साबित कर ले, और दूसरा ये कि लूट पाट के इरादे से कोई आया होगा जिसने इन तीनों की हत्या कर दी होगी। फिर जब उससे और गंभीर पूछताछ हुई और विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ हुई तो उसने ये भी बताया कि सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की थी उसने। साथ ही गैस सिलेंडर को इस तरह सेट किया था कि जब वो शवों को मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगाए तो गैस सिलेंडर की गैस तब तक फैल चुकी हो, ब्लास्ट हो जाए और सब कुछ जलकर खत्म हो जाए ताकि पुलिस उस तक न पहुंच पाए। लेकिन गैस सही तरीके से लीक नहीं हो पाई। पूरे कमरे में गैस का प्रभाव नहीं आ पाया और उसका पूरा प्लान फेल हो गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हथौड़ा, टेप, मोबाइल, स्कूटी और दवाइयों के रैपर को भी जब्त कर लिया। साथ ही हस्तलेख विशेषज्ञ से जांच में ये भी साबित हुआ कि जो लिखावट बेडरूम के दरवाजे पर लिखी थी कि मंजू बेवफा है, वो आरोपी की ही हैंडराइटिंग थी, यानी रवि शर्मा की ही हैंडराइटिंग थी। खैर, उस समय के थाना प्रभारी सुरेश कुमार ध्रुव ने पूरी जांच करके बहुत जल्दी ही चार्जशीट अदालत में सबमिट कर दी। खैर, कोर्ट ने सभी पहलुओं को देखते हुए इसे अभी 28 अप्रैल को अदालत ने फैसला दिया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इसका शुमार होगा और आरोपी को फांसी की, आरोपी यानी रवि शर्मा को फांसी की सजा अदालत ने सुना दी। आज की घटना देखिए, गुस्से में आदमी कितना गिर जाता है। गिरने की भी कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक नीचे गिरेगा कि उसे अपने पराये का भी ध्यान नहीं रहता। अपनी ही 1.5 माह की बच्ची, उसकी वही उसका बाप था, उसे मारकर उसे जलाने की कोशिश की और इस प्रोसेस में वो जलकर बेचारी मर भी गई। 1.5 माह की बच्ची, उसे तो कुछ पता भी नहीं, वो तो मम्मी पापा को भी बहुत अच्छी तरह से बोल नहीं पाती होगी, बता नहीं पाती होगी। तो गुस्सा उसका अपनी पत्नी पर था।
उसको जाने कौन सा शक, जाने कौन सी बीमारी घर कर गई कि उसके मना करने के बावजूद भी उसने बच्ची को जन्म दिया। और जैसे ही उसे पता लगा कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तब से वो उसको हटाने की, अपने रास्ते से हटाने की कोशिशें करता रहा। उसको तो बस ये था कि लिव इन में वो रहे मंजू के साथ और मौज मस्ती करता रहे, ये उसका ध्येय था। लेकिन बच्ची होने के बाद उसको ऐसा लगा जैसे उसका जो सपना है कह लें, या उसकी जो मंशा है वो पूरी नहीं हो रही है। अच्छा, इस घटना में सबसे आश्चर्यजनक बात ये कि एक निरीह मंदबुद्धि व्यक्ति की भी हत्या की, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो खुद भी इस घटना में मर गया, जो एक एक्सीडेंट था, जो गैस ब्लास्ट हुआ या जो भी उसकी समझ में आया हो। और एलिबी उसने कितनी जबरदस्त क्रिएट की कि मंजू बेवफा है, इसलिए मैं मजबूरी में उसके पति, उसको और उसके बच्चे को मार रहा हूँ। एक फर्जी नाम नीचे लिख दिया। पुलिस गुमराह भी हुई थोड़ी देर के लिए। फिर मंजू के ही फ़ोन से उसकी माँ को फ़ोन करना, ये किया तो उसने बहुत चालाकी में कि शायद जो डकैत आए होंगे, जो बदमाश आए होंगे, वो उसका मोबाइल ले गए होंगे और फिर उसकी माँ को बताया कि तुम्हारी बेटी और दामाद दोनों जल रहे हैं, बचा सको तो बचा लो। ये प्रिटेंड करने के लिए शायद उसने ऐसा किया हो, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब पुलिस ने ये लोकेट कर लिया कि ये कॉल रेलवे स्टेशन से की गई है और ये पता लग गया कि उसकी पहली पत्नी और बच्चे राउरकेला में रह रहे हैं, राउरकेला पहुंचने से पहले ही पुलिस ने इंटरसेप्ट कर लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया और इस घटना से पर्दा उठा दिया। देखिए, इस पर मतलब इस उसकी चालाकी पर, कितना भी चालाक हो कोई भी हो, तो चालाकी कभी, चाहे जितनी चालाकी से कोई हत्या करे, कोई अपराध करे, लेकिन पकड़ा ही जाता है अपनी मूर्खताओं की वजह से। कि अपनी कदकाठी के आदमी को जलाकर वो ये सोच रहा था कि लोग उसे मरा हुआ मान लेंगे, राउरकेला कोई पता करने जाएगा नहीं और मौत से वो अपनी पत्नी बच्चों के साथ रह लेगा। इस पर एक शेर कह लें, कविता कह लें, कहा तो ये किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में गया है, लेकिन इस घटना पर वो बिल्कुल सटीक बैठता है। किसी दूसरे घटना के परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया है कि हवस और हठ की आंधी में मासूम कली कुचल दी, खुद को बचाने की खातिर एक और हस्ती मिटा दी, बदला ही नहीं ये तो वहशत का नंगा नाच है, रिश्तों के नाम पर दरिंदगी का ही परचम है। ये किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में ये लिखा गया है, लेकिन बिल्कुल सटीक बैठता है। इसी तरह की 2-3 घटनाएं मैंने पहले भी किस्सा गोई में बताई हैं, जो बहुत रेगुलर इनको सुन रहे हैं उन्हें याद भी होगा। पहला मामला सुदेश कुमार का है, उत्तर प्रदेश का। 2018 में अपनी 13 साल की बेटी की हत्या कर दी सुदेश ने। पैरोल पर बाहर आने के बाद उसको डर था कि उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा। उसने अपनी पहचान मिटाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई, उसने एक मासूम मिस्त्री डोमेन रविदास को काम के बहाने घर बुलाया, जो उसकी कद काठी से मिलता जुलता था। उसकी हत्या करके उसके शव को जला दिया और जेब में अपना आई कार्ड रख दिया, ताकि दुनिया उसे मरा हुआ समझ ले। पत्नी ने भी इस साजिश में उसका साथ दिया। बाद में फांसी हुई इसको। दूसरा था गणेश चौहान। ये भी घटना मैंने आपको बताई है कि आर्थिक तंगी और 57 लाख के कर्ज से परेशान होकर गणेश ने अपनी मौत का नाटक रचा, ताकि परिवार को 1 करोड़ का बीमा मिल सके। उसने एक अज्ञात व्यक्ति, जिसको वो पहले से जानता नहीं था, लेकिन कहीं जाने की उम्मीद में उसकी कार को देखकर उसने लिफ्ट मांगी। उसने लिफ्ट दे दी और लिफ्ट देने के बाद उसने अपनी ही गाड़ी में बिठाया, शराब पिलाई और गाड़ी समेत उस व्यक्ति को आग के हवाले कर दिया। वो खुद गायब हो गया, लेकिन प्रेमिका को किए गए मैसेज की वजह से पुलिस के हत्थे चढ़ा। इसमें भी कैपिटल पनिशमेंट लोअर कोर्ट से, यानी सेशंस कोर्ट से उसको मिला था।
आगे इसका क्या हुआ इसकी बहुत जानकारी नहीं मिल पाई। 2021 में ग्रेटर नोएडा में भी एक ऐसा ही मामला हुआ था, जिसने एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी, खुद गायब हो गया और अपने बारे में ये अफवाह फैलाता रहा कि वो भी मर गया है। लेकिन फिर वही है, किसी न किसी से संपर्क करने में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। प्लास्टिक सर्जरी और वेश बदलकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की भी कई घटनाएं हैं। जैसे गैंगस्टर विजय पालंडे, जिसने पैरोल कूदने के बाद बैंकॉक जाकर अपना चेहरा बदलवा दिया था ताकि वो फ्रॉड करता था वो, और अपने नए शिकार ढूंढ सके, अपने नए शिकार के साथ वो अपना काम कर सके। बहरहाल कोई कितनी भी चालाकी करे, लेकिन फिर कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं कि कानून के हाथ से बचना मुश्किल है। आशा है आप मेरी इन बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।